लाया धवलकुल के एल्डर के साथ ऐसी बदतमीजी? तुम सब मरने वाले हो। आर्यन ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, धवलकुल के एल्डर का नाम मत लो, यहाँ उसका कोई असर नहीं। अब बताओ तुम्हारे पास कोई पिल है? आर्यन को काल ऊर्जा की सख्त जरूरत थी। अगर उसके पास पर्याप्त काल ऊर्जा होती तो वो सृष्टिनाश दंड का फिर से इस्तेमाल कर सकता था और उन लोगों को आसानी से खत्म कर सकता था। थलमेर ने हक्का बक्का होकर पूछा, क्या तुम घायल हो? पिल्स से मेरा मतलब है हीलिंग पिल्स। आर्यन ने झुंझलाते हुए दोहराया, हीलिंग पिल्स। थलमेर ने तुरंत अपनी स्पेस रिंग से एक छोटी शीशी निकाली। इसमें 10 हीलिंग पिल्स हैं। आर्यन ने बिना सोचे सारी पिल्स निगल लीं। फिर उसने पूछा, कुछ और है? और भी चाहिए? थलमेर ने एक पल को सोचा और फिर थोड़ा मजबूरी वाला मुंह बनाते हुए एक सफेद रंग की छोटी शीशी निकाली। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय आर्यन पर भरोसा करने के। वो शीशी देने ही वाला था कि आयुर ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, ये पिल तुम्हारी जान बचाने के लिए है, इसे उसे मत दो। थलमेर ने छटपटा कर अपना हाथ छुड़ाया और शीशी आर्यन को थमा दी। मुझे तुम पर भरोसा है, उसने कहा। उस शीशी में केवल एक ही पिल थी। आर्यन ने शीशी लेते ही तुरंत उसे निगल लिया। जैसे ही पिल उसके गले से नीचे गई, उसके पूरे शरीर में गर्मी की लहर दौड़ गई और उसकी काल ऊर्जा चरम पर पहुंच गई। ये पिल तो कमाल की पिल है, उसने हैरानी से कहा। तभी योद्धाओं की एक और विशाल लहर उन पर टूट पड़ी। आर्यन ने अपनी नाक पोंछी और धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने थलमेर, आयुर और सूरमास से कहा, तुम सब पीछे ही रहना, मैं इस पूरे दामुश शहर को चूर चूर कर दूंगा। उसने अपना दायां हाथ हवा में उठाया। सृष्टिनाश दंड तुरंत उसकी हथेली में आ गया। आर्यन ने बिना वक्त गंवाए उसे लहराना शुरू कर दिया। 1,00,000 किलो की ताकत उसके हाथों में शेर की तरह दहाड़ रही थी। मेरे लिए सब कुछ उड़ा दो। दंड का एक झटका और आसपास के योद्धाओं की एक पूरी टोली हवा में उड़ गई। इसके बाद आर्यन अपनी परछाई खींचता हुआ भीड़ में घुस गया। सृष्टिनाश दंड उसके हाथों में पागलपन से नाच रहा था। हर वार के साथ धरती चटक रही थी, इमारतें मलबे में बदल रही थीं और योद्धा धूल में मिल रहे थे। पूरा दामुश शहर हिल रहा था। जमीन के टुकड़े उछल रहे थे जैसे कोई प्रलयकारी भूकंप आ गया हो। एक्सपी पॉइंट्स आसमान छूने लगे। काल मूल्य उफान पर थे। सिस्टम की बीप पागलों की तरह बज रही थी, जैसे वह भी इस तबाही के तमाशे से हैरान हो। बाप को मारना चाहते हो? आओ ना, कमभक्तों, बाप से भिड़ो। सृष्टिनाश दंड हवा में बेकाबू होकर लहराया और हर झटके के साथ हड्डियां चटक रही थी, खोपड़ियां चकनाचूर हो रही थीं। एक योद्धा आया, उसकी खोपड़ी फटी। 2 आए, दोनों हवा में उड़ गए। शमशेर के सैनिक डर के मारे पीछे हट रहे थे। अर्काप्रभा और बाकी परिवारों के योद्धाओं के चेहरे पीले पड़ चुके थे। जमीन पर मांस का कीचड़ और बहता खून था, जैसे यमलोक का द्वार खुल गया हो। आर्यन अब एक राक्षस बन चुका था, एक खूंखार हत्यारा। आओ ना, भिड़ो मुझसे। शमशेर, तूने कहा था ना कि तू मुझे मारेगा, अब आपको मार के दिखा। उसकी आवाज में एक ऐसी क्रूरता थी कि आसमान भी कांप उठा। लेकिन दूसरी ओर लोगों की संख्या वास्तव में बहुत ज्यादा थी। सृष्टिनाश दंड की शक्ति अजेय थी, लेकिन आर्यन अभी दग्धात्मा नहीं बन पाया था, जो ओमनिवर्स अस्त्र की पूरी शक्ति को जागृत कर तापकाल को रोक सकता था। वो तो कंटारा स्तर के योद्धाओं से मुश्किल से निपट पा रहा था। और सबसे बड़ी समस्या, सृष्टिनाश दंड की काल ऊर्जा की खपत। 5 मिनट से भी कम वक्त में आर्यन की ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो गई। वह हाँफ रहा था, लेकिन उसका रौब कम नहीं हुआ। कोई भी अब उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, पर कोई पीछे भी नहीं हट रहा था। सारे सैनिक उसे घेरे हुए थे, उनकी तलवारें और भाले तैयार थे। शमशेर भीड़ के पीछे खड़ा गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उसकी आंखें आर्यन को ऐसे घूर रही थीं जैसे वो उसके माँ बाप का कातिल हो। नालायक, उसने गर्जना की, तूने मेरे शहर को मिट्टी में मिला दिया, आज तू नहीं बचेगा। आर्यन ने अपने एक्सपी बार को देखा और सोचा, लेवल अप करने के लिए अभी भी काफी एक्सपी चाहिए। लगता है अब भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उसकी नजर शमशेर पर टिकी। मन में भारी अनिच्छा थी। उसकी काल ऊर्जा खत्म थी, नर्सिंग सीरम उपलब्ध नहीं था और शमशेर से निपटने की ताकत अभी उसके पास नहीं थी। अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी था। किंग कहीं नहीं भाग रहा था, वो अगली बार आकर उसे खत्म कर सकता था। फिर वो ऊंची आवाज में बोला, जिसने भी मुझे रोकने की हिम्मत की, तुम्हारा ये बाप उसे एक ही झटके में खत्म कर देगा। उसका चेहरा यमराज की तरह खतरनाक था। उसने सूरमास की ओर देखा। सूरमास, उन दोनों को साथ लो, हम चलते हैं। वह धीरे धीरे भीड़ की ओर बढ़ा, बेहद रौबदार और घमंडी अंदाज में। उसके सामने खड़े सैनिक धीरे धीरे पीछे हटने लगे। वे आर्यन के हाथ में दंड से बेहद डरे हुए थे। उन्होंने ऐसी ताकत पहले कभी नहीं देखी थी। वह बहुत भयावह थी। शमशेर का चेहरा असंतोष से भरा था। साथ ही वो आर्यन के हाथ में सृष्टिनाश दंड को घूर रहा था। यह आखिर किस तरह का अस्त्र है? बेहद ताकतवर। अगर मैं इसे हासिल कर लूं, अगर मैं इसे धवलकुल के बाहरी शाखा के ग्रेट एल्डर को दे दूं, तो दामुश शहर में जो कुछ हुआ उसकी मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। उसने अपनी मुठ्ठियां भींची और गर्जना की, सभी सैनिकों सुनो, जो कोई उसे चोट पहुंचाएगा मैं उसे 1000 क्रिस्टल दूंगा, और जो उसे मार डालेगा उसे 1 नागरत्न।
चिंता मत करो, उसकी काल ऊर्जा खत्म हो चुकी है। वो अब उस दंड का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसे नहीं पता था कि आर्यन की काल ऊर्जा वाकई खत्म हो चुकी थी। उसने बस यूं ही कह दिया और अपने मातहतों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। वह नहीं जानता था कि उसका अंदाजा सही था। थलमेर का चेहरा राख हो गया। उसने कहा, ये तो बुरा हुआ। आर्यन को भी पता था। उसने मन ही मन कोसा, तेरी तो तुझे मेरी काल ऊर्जा का खत्म होना भी दिख गया। लेकिन आर्यन का रौब कम नहीं हुआ। वह घमंड से बोला, हिम्मत है तो आओ, मैं देखना चाहता हूं कि कौन मौत से नहीं डरता। बेवजह किसी का चारा बनकर मर मत जाना। शमशेर ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, कमीने आज तू नहीं बचेगा। चाहे तेरे पास जितनी काल ऊर्जा हो, अब वो खत्म हो चुकी है। हमला करो। क्रिस्टल बेहद कीमती थे, सभी योद्धाओं का सपना थे, और नागरत्न जैसा खजाना वो और भी अनमोल था। इतने बड़े प्रलोभन के सामने सैनिक ललचा गए। वे हिचकिचा रहे थे। तभी शमशेर ने जोर से कहा, दामूश शहर का कोई भी योद्धा अगर उसे चोट पहुंचाएगा, उसे तुरंत क्रिस्टल मिलेंगे। अगर उसे मार डालेगा तो नागरत्न। उसके बोलते ही सैनिकों ने एक दूसरे को देखा। लालच ने डर को मात दे दी और वे मधुमक्खियों की तरह आर्यन पर टूट पड़े। खत्म। आयुर की आंखें सख्त हो गईं और उसने शिकायत भरे लहजे में कहा, मैंने कहा था कि इस झमेले में मत पड़ो, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। अब एक गुलाम के लिए यहाँ मरने की नौबत आ गई। थलमेर ने हल्के से मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासीनता थी, जैसे उसने जीवन और मृत्यु को पार कर लिया हो। मुझे तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। आयुर का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने तुरंत कहा, मिस मैं। सूरमास ने गुस्से से चिल्लाया, तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? बॉस, मैं इन्हें रोकता हूँ। तुम लोग भागो। वह एक सांड की तरह बेकाबू होकर भीड़ की ओर दौड़ा। आर्यन ने थलमेर को देखा। तुम लोग भागने का रास्ता ढूंढो, मैं और सूरमास रास्ता बनाएंगे। ये कहकर वो तेजी से आगे बढ़ा। मारो, उसने गर्जना की और भीड़ में कूद पड़ा। जैसे ही आर्यन ने सृष्टिनाश दंड को रख दिया, शमशेर की आंखों में चमक उभरी। वो उत्तेजित हो गया। क्या मैंने सही अनुमान लगाया? उसकी काल ऊर्जा वाकई खत्म हो गई। हा, आसमान मेरी मदद कर रहा है। कमीने, मरने को तैयार हो जा। शमशेर ने भी एक कदम आगे बढ़ाया। एक ऐसी शक्ति जो पहाड़ों को उखाड़ दे और समुद्रों को उलट दे, वो आर्यन की ओर बढ़ी। इस बार वो आर्यन को खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार था। उदित ने भी अपना हाथ लहराया और चिल्लाया, मारो। चारों दिशाओं से 100 से ज्यादा कुलीन योद्धा बेकाबू क्रूरता के साथ आर्यन की ओर दौड़े। उस पल आर्यन के पास कोई चारा नहीं था, लेकिन वो डरा नहीं। एक को मारूंगा तो बस, दो को मारूंगा तो मुनाफा। इस दुनिया में मैं कितनी बार वीर बन सकता हूँ? मैं वीरों का वीर बनूंगा। काल ऊर्जा नहीं थी तो उसने अपने हाथों से हमला किया। धरती से लेकर डार्कवर्ल्ड तक भले ही उसका शरीर बदल गया हो, लेकिन उसके रगों में अभी भी सिंह वंश का खून दौड़ रहा था। वो कभी पीछे नहीं हटेगा। वो नहीं डरेगा, वो सीधे भिड़ेगा, वो लड़ेगा। एक ही झटके में आर्यन ने वज्र मुट्ठी से एक सैनिक का सिर उड़ा दिया। लेकिन उसी वक्त उसके शरीर पर 1 दर्जन से ज्यादा हमले पड़े और वह सीधे जमीन पर जा गिरा। उसके शरीर से खून फव्वारे की तरह उछल रहा था। आर्यन तुरंत उठ बैठा और गरजा फिर से। थलमेर का चेहरा उदासीन था। उसने कहा, हम भी चलते हैं। आर्यन को घायल देखकर वह भी बेपरवाह होकर आगे बढ़ी। उसकी जिंदगी तो आसमान से उधार ली हुई थी। उसे बहुत पहले मर जाना चाहिए था, लेकिन यदि मरने से पहले वो वीर बन सकती है तो ये जिंदगी सार्थक होगी। उसी वक्त शमशेर ने ठहाका लगाया, नालायक, अब तेरा खेल खत्म। हा। हवा में उसकी उंगलियां पंजों में बदल गईं और उसने आर्यन के सिर की ओर जोर से हमला किया। खूनी गरुड़ पंजा, मैं तेरा सिर उखाड़ लूंगा। उसकी जान सांसों के एक धागे पर लटक रही थी, लेकिन आर्यन ने अपने दिल में गर्जना की, नहीं, मैं राजी नहीं हूँ। मैंने अभी इस डार्क वर्ल्ड को उलट पुलट नहीं किया, मैंने मुख्य नींव को नष्ट नहीं किया, मैंने स्वर्ग को रौंदा नहीं, तो मैं इतनी जल्दी मरने के लिए राजी नहीं हूँ। उसी पल सिस्टम की आवाज गूंजी। डिंग। बधाई हो आर्यन, आपने शून्य मछली कांटा से एक विशाल वस्तु पकड़ी है। क्या आप इसे खींचना चाहेंगे? विशाल वस्तु। आर्यन की प्रतिक्रिया धीमी थी। उसने गुस्से में कोसा, विशाल वस्तु मतलब एक बड़ी मछली? हवा में मछली पकड़ ली? सिस्टम, ये क्या बकवास है? लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, देखता हूँ ये कैसी विशाल वस्तु है। उसने हिलते हुए विचारों से शून्य मछली कांटे को जोर से खींचा। तभी उसका शरीर डूबने लगा, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे शून्य दुनिया में खींच रही हो। उसका पूरा शरीर स्तब्ध रह गया। उत्तरी अधोलोक में एक मछली थी जिसे स्वर्णपंख कहा जाता था। स्वर्णपंख इतनी विशाल थी कि कोई नहीं जानता था कि वह कितने हजार मील लंबी थी। वह एक पक्षी में बदल गई और उसे गिलरेक कहा गया। आर्यन के दिमाग में यही विवरण कौंध गया जब उसने उस विशाल प्राणी को देखा जिसे उसने शून्य से खींच निकाला था। स्वर्णपंख मछली उसके 2 पंखों जैसे पर थे और पीठ पर रोए। उसका कवच रंग बिरंगा था और उसकी लंबी दाढ़ी किसी ड्रैगन की दाढ़ी जैसी थी। सबसे खास बात यह, स्वर्णपंख मछली कवच में ढकी थी। ये किसी फाइटर जेट की तरह थी, पूरी तरह हथियारों से लैस। ये किसी अज्ञात दुनिया की युद्ध सवारी थी जहां प्राचीन डिवाइन बीस्ट और तकनीक का अनोखा संगम था।
ये शून्य से बाहर निकली। आर्यन पूरी तरह स्तब्ध रह गया। स्वर्णपंख मछली ने जोरदार छटपटाहट की इतनी कि आर्यन लगभग उसे थाम नहीं पाया और उसका पूरा शरीर शून्य में खींच लिया गया। लेकिन उसने अपनी जबरदस्त इच्छाशक्ति के बल पर स्वर्णपंख मछली को बाहर खींच लिया। वह बेहद क्रूरती अपनी गहरी नीली आंखों से आर्यन को घूर रही थी। तूने मुझे क्यों खींचा? जल्दी बता, मुझे अभी लड़ाई में जाना है। आर्यन की भौहें सिकुड़ गईं। स्वर्णपंख मछली एक प्राचीन डिवाइन बीस्ट थी। उसके शरीर से जल रही आभा डिवाइन बीस्ट की थी। उसकी आंखें गुस्से से आर्यन को घूर रही थीं और वो थोड़ा चिढ़ी हुई थी। डिंग, क्या आप स्वर्णपंख मछली को छोड़ना चाहेंगे? नहीं, मुझे पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है जो हमने इसे छोड़ दूंगा। आर्यन का दिल उलझन में था लेकिन उसका दिमाग बहुत साफ था। अगर ये प्राचीन डिवाइन बीस्ट और तकनीक का संगम उसकी सवारी बन जाए तो क्या बात होगी। आर्यन ने उसे छोड़ने का विकल्प नहीं चुना। सिस्टम फिर से बजा। डिंग, स्वर्णपंख मछली 3 मिनट में आपको धोखा देगी, सावधान रहें। स्वर्णपंख मछली 3 मिनट में आपको धोखा देगी, सावधान रहें। स्वर्णपंख मछली 3 मिनट में आपको धोखा देगी, सावधान रहें। सिस्टम ने लगातार 3 बार लाल खतरे की चेतावनी दी। आर्यन की आंखें सर्द हो गईं। मैंने तो इसे अभी इस्तेमाल भी नहीं किया और ये मुझे धोखा देने वाली है। ये क्या दग्धात्मा से भी ऊंची है? दग्धात्मा एक उच्च लोक का एक उच्च देवता था। वो भी आर्यन के पेट स्पेस में चुपचाप पड़ा रहता था। आर्यन की सहमति के बिना वह बाहर नहीं निकल सकता था। लेकिन ये स्वर्णपंख मछली अभी आर्यन के पेट स्पेस में गई भी नहीं थी और यह पहले से ही बगावत करने लगी थी। ये कितनी शक्तिशाली थी। बॉस, ध्यान से, सावधान रहो। आर्यन के सिर के ऊपर शमशेर का खूनी गरुड़ पंजा उसके सिर की ओर बढ़ रहा था। वह हंसते हुए बोला, नालायक गुलाम, मर जा। हा। ये बहुत तेज था। आर्यन के पास कोई चारा नहीं था। कमबख्त, वैसे भी मेरे पास 3 मिनट हैं जब तक ये मुझे धोखा नहीं देती। इन 3 मिनटों में मैं बिंदास और निडर रहूंगा। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अगर ये उसे धोखा देने वाली थी तो उसे इसका पूरा इस्तेमाल करना था, वरना ये बहुत बर्बादी होगी। आर्यन का दिल डूब गया और वह गरजा बाहर आ स्वर्णपंख मछली। आर्यन ने अपने दिमाग से स्वर्णपंख मछली को नियंत्रित किया। उसने अपने परों जैसे पंख फैलाए और शून्य से बाहर निकली। उसने अपना खूंखार मुंह खोला और शमशेर को निगल लिया। एक काला साया आसमान को ढक गया। अंधेरी रात में भी उस शक्तिशाली आभा को महसूस किया जा सकता था जो आसमान को ढक रही थी। उस पल पूरा दामुश शहर उसकी छाया में डूब गया। स्वर्णपंख मछली का शरीर हजारों मीटर लंबा था। उसके द्वारा उत्सर्जित डिवाइन बीस्ट की आभा ने पूरे दामुश शहर को दबा दिया। कोई उसे रोक नहीं सकता था। ये क्या बला है? हे देवी, ये कैसा राक्षस है? मैंने ऐसा राक्षस पहले कभी नहीं देखा। जल्दी भागो, सब पागल हो गए। शमशेर ने भी पीछे से आने वाले शक्तिशाली हमले को महसूस किया लेकिन अब वो अपनी शक्ति वापस नहीं ले सकता था। और आर्यन के हाथ में सृष्टिनाश दंड के बारे में सोचकर उसका लालच सब पर हावी हो गया। उसका दिल डूब गया। मुझे इसे मारना ही होगा। आर्यन अपने स्थान पर खड़ा था। चेहरे पर एक मुस्कान बिल्कुल हिल नहीं रहा था। जैसे ही शमशेर का खूनी गरुड़ पंजा आर्यन के सिर से आधा सेंटीमीटर दूर था, वह रुक गया क्योंकि उसका पैर काट लिया गया था। उसे असहनीय दर्द हुआ। शमशेर ने पीछे मुड़कर देखा और डर से उसकी सांसें थम गईं। स्वर्णपंख मछली ने अपना सिर हिलाया और शमशेर को हवा में उछाल दिया। फिर उसने अपने पंख हिलाए और हवा में उड़कर अपना मुंह खोला और शमशेर को निगल लिया। गटअप, एक कुरकुरी आवाज, मानो किसी ने मुर्गी की टांग चबाई हो। और फिर बस खत्म। शमशेर अब दामुश शहर में नहीं रहा। आर्यन को नहीं पता था कि शमशेर का शक्ति स्तर क्या था, लेकिन वह जानता था कि शमशेर दामुश शहर का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था और एक किंग भी। लेकिन उसके पास विरोध करने का मौका भी नहीं था। वो बस पलक झपकते खत्म हो गया। डिंग, सिस्टम बजा। आर्यन ने काल मूल्य को देखा। 530 पॉइंट्स। अगर वह काल मूल्य सक्रिय करता तो वह अभी भी पहले स्तर पर होता और काल मूल्य केवल एक बार इस्तेमाल हो सकता था। एक बार इस्तेमाल करने पर भले ही आपके पास 999 पॉइंट्स हो, वह तुरंत शून्य हो जाते। काल मूल्य को इकट्ठा किया जा सकता था, लेकिन ये अगर एक बार शून्य हो गया तो फिर से इकट्ठा करना पड़ता। ये काल मूल्य का अपग्रेडेड वर्जन था। क्या उसे 500 से ज्यादा काल मूल्य बर्बाद कर देने चाहिए? आर्यन ने आधा सेकंड सोचा और बोला, अगर करना है तो बड़ा करना है। मैं काल मूल्य का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि लेवल 2 काल मूल्य से क्या शानदार चीजें मिलती हैं। डिंग, बधाई हो आर्यन। शहरपाल शमशेर को मारने पर आपको 10,000 एक्सपी पॉइंट्स, 980 काल ऊर्जा पॉइंट्स और 10 काल मूल्य प्राप्त हुए। बधाई हो आर्यन, खूनी गरुड़ पंजा तकनीक प्राप्त हुई। क्या आप इसे सीखना चाहेंगे? बधाई हो आर्यन, धवलकुल बाहरी शिष्य टोकन प्राप्त हुआ। बधाई हो आर्यन, नागरत्न प्राप्त हुआ। बधाई हो आर्यन, लालची भेड़िया ब्लडलाइन प्राप्त हुई। क्या आप इसे फ्यूज करना चाहेंगे? शमशेर से मिलने वाली लूट की सूचनाएं एक के बाद एक गूंज रही थी, लेकिन जो चीजें मिली वे सभी उसके पास थीं। बिना काल मूल्य सक्रिय किए कोई अतिरिक्त चीज नहीं मिल सकती थी।
आर्यन ने एक बार फिर काल मूल्य की ताकत को महसूस किया। बिना काल मूल्य के तो जिंदगी अधूरी है। मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ, सबसे शानदार चीज करने वाला हूँ। अगर काल मूल्य का लेवल 2 था तो लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 10 भी होगा। अगर लेवल 1 काल मूल्य इतना शानदार था तो बाकी कितने खतरनाक होंगे। इसके बारे में सोचकर ही आर्यन उत्तेजित हो गया। जैसे ही शमशेर मरा, आसपास के लोग घबरा गए और आसमान में विशाल राक्षस को देखकर उनके चेहरे पीले पड़ गए, उनके दिल कांप रहे थे। आर्यन ने घमंडी मुस्कान बिखेरी, उदित तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे, तुम सभी कुलीन परिवार वाले मुझे मारना नहीं चाहते थे। अब आओ। योद्धा एक एक करके पीछे हटने लगे। उनमें जरा भी लड़ने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उनकी हिम्मत खत्म हो गई थी। मगर आर्यन का जोश चरम पर था। उसका दिमाग हिला और वह चिल्लाया, स्वर्णपंख, इन सबको खत्म कर दो। आर्यन उन लोगों को नहीं छोड़ेगा जो उसे मारना चाहते थे। यह उसका सिद्धांत था। मुझसे पंगा नहीं लिया तो ठीक, लेकिन अगर लिया तो तुम्हारे पुरखों की कब्र तक उखाड़ दूंगा। इतना घमंडी हूं मैं। स्वर्णपंख मछली ने अपना हजारों मीटर विशाल शरीर मोड़ा और नरसंहार मोड शुरू कर दिया। एक के बाद एक लोग गिरते चले गए। ये गोभी और मूली काटने से भी आसान था। 2 मिनट बाद, डिंग, बधाई हो आर्यन, आपने लेवल अप किया है। वर्तमान स्तर कंटारा लेवल 7। बधाई हो आर्यन, आपको लेवल अप का इनाम प्राप्त हुआ। शॉप सिस्टम सक्रिय। शॉप सिस्टम धरती पर भी मौजूद था, लेकिन यहाँ की वस्तुएं उससे पूरी तरह अलग थीं। इसके अलावा इस शॉप सिस्टम में एक अतिरिक्त शक्तिशाली फंक्शन था, क्विक रिडीम। केवल एक विचार से तुरंत चीजें खरीदी जा सकती थी। डिंग, स्वर्णपंख मछली के बगावत का समय आ गया है। आर्यन का दिमाग तनाव से भर गया। उसने तुरंत सृष्टिनाश दंड निकाला और खुद को तैयार किया। ये स्वर्णपंख मछली बहुत ही शानदार थी और बेहद शक्तिशाली भी। सृष्टिनाश दंड हाथ में होने के बावजूद आर्यन को अभी भी असुरक्षा महसूस हो रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझसे दूर रहो। आर्यन लड़ाई के लिए तैयार था। उसी पल स्वर्णपंख मछली ने आर्यन को ठंडी नजरों से घूरा और तिरस्कार भरे लहजे में बोली, बच्चे, तुम अभी मेरे हाथों मरने के लायक भी नहीं हो। एमपीएच। वो बेहद घमंडी थी। उसने आर्यन को जरा भी गंभीरता से नहीं लिया, बिल्कुल भी नहीं। उसे 3 मिनट तक आर्यन ने नियंत्रित किया था और यह उसके लिए एक बड़ा अपमान था। फिर भी उसने आर्यन पर हमला नहीं किया क्योंकि आर्यन उसके हाथों मरने के काबिल नहीं था। धम, उसके 2 पंख खिलते ही हवा को चीरते हुए वह पलक झपकते गायब हो गई। उसी पल आर्यन के दिमाग में एक आवाज गूंजी, बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सवारी बनूं तो देखता हूं कब तुम देवयुद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर पाते हो। देवयुद्ध क्षेत्र। आर्यन का दिल कांप उठा। ये पहली बार नहीं था जब उसने ये शब्द सुने थे। दग्धात्मा से भी उसने ये सुना था। ये कैसी जगह थी? क्या स्वर्णपंख मछली को उस शून्य मछली कांटा ने वहां से खींच लिया था? आर्यन ने अपने दिल में दोहराया, देवयुद्ध क्षेत्र ठीक है, तुम्हारी सवारी के लिए मुझे वहां जाना ही होगा। स्वर्णपंख मछली हवा में गायब हो गई। दामूस शहर में हाहाकार मच गया। आर्यन के इर्द गिर्द सैकड़ों मीटर के दायरे में सब कुछ समतल हो गया था। सारी इमारतें धूल में मिल गई थीं। स्वर्णपंख मछली के गायब होते ही कई लोग दौड़कर आए और दूर से आर्यन को देखने लगे। सूरमास बहुत जोश में था। उसने कहा, क्या देख रहे हो? फिर से भिड़ना है? हिम्मत है तो आओ। वह घमंडी हो गया था। आर्यन ने बार बार अपनी ताकत दिखाई थी। सूरमास के दिल में आर्यन एक भगवान था, एक अजेय भगवान। थलमेर भी बेहद उत्साहित थी, लेकिन आयुर ने आर्यन को घूरते हुए कहा, क्या ये वाकई एक गुलाम है? आर्यन ने बुदबुदाया, सूरमास चलो। सूरमास ने कहा, बॉस, डर किस बात का? अगर ये लोग फिर से आए तो उस राक्षस को फिर से बुलाना और इन्हें तबाह कर देना। आर्यन ने कोई सफाई नहीं दी और धीमी आवाज में चिल्लाया, चल, तुम लोग भी जल्दी पीछे आओ। अगर वे और रुकते और इन लोगों को सच्चाई पता चल जाती तो वे भाग नहीं पाते। दामूस शहर के लोग आर्यन से नफरत की आग में जल रहे थे। अगर वे उसे पकड़ लेते तो उसकी मौत भयानक होती। आर्यन तेजी से दामूस शहर से बाहर निकला। शहर के द्वार से बाहर निकलते ही आर्यन दौड़ने लगा। सूरमास थोड़ा हैरान हुआ। उस पल उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वो भी दौड़कर जल्दी से आर्यन के पीछे हो लिया। थलमेर और आयुर ने भी ऐसा ही किया। शहर की सुरक्षा दीवार पर। दामूस शहर के योद्धाओं ने जब आर्यन को भागते देखा तो वे तुरंत चिल्लाए, ये लड़का हमें बेवकूफ बना रहा है, बाहर निकलो और इन्हें मार डालो, मार डालो। लेकिन जब वे शहर के द्वार से बाहर निकले तब तक आर्यन और बाकी लोग गायब हो चुके थे। पूरा 2 घंटे बाद। हाफ। आर्यन भारी सांसें ले रहा था। उसने कहा, लगभग मर ही गया था। कमबख्त, ये डार्क वर्ल्ड तो बहुत खतरनाक है। डार्क वर्ल्ड में आए कुछ ही दिन हुए थे और उसने इसकी खतरनाकता को महसूस कर लिया था। जैसा कि पूर्वज रुद्रदेव ने कहा था, डार्क वर्ल्ड एक ऐसी दुनिया थी जहां इंसान इंसान को खा जाता था। अगर तुम उतने शक्तिशाली नहीं हो तो तुम्हारा खात्मा निश्चित है। पूर्वज। आर्यन ने पूर्वज रुद्रदेव के बारे में सोचा और उसका दिल धड़कने लगा, आप भी यहाँ लौट आए होंगे ना? उसी पल थलमेर ने खून की उल्टी की। उसका चेहरा बेहद पीला था और उसके होंठ जैसे सफेद ठंड से ढके थे। उसका पूरा शरीर बेहद कमजोर दिख रहा था।
आयुर घबरा गई और बोली, मिस आपकी दवा कहाँ है? सूरमास हैरान हुआ, मिस, ये तो साफ साफ आदमी है, तुम इसे मिस क्यों कह रही हो? आर्यन आगे बढ़ा और थलमेर को देखा। उसने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, क्या तुम कहीं घायल हो? थलमेर ने हल्के से सिर हिलाया। आयुर ने गुस्से में कहा, तुम सब हटो यहाँ से। मिस आपकी दवा कहाँ है? आपकी स्वर्गीय नियति पिल कहाँ है? क्या अभी भी है? क्या आप सिर्फ वही एक लेकर आई थीं? आयुर ने थलमेर के शरीर की तलाशी ली, लेकिन उसे वह नहीं मिला जो वो ढूंढ रही थी। सूरमास ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, आदमी होकर इतना कमजोर, मुझे देखो, मुझे कितने गहरे जख्म लगे हैं, लेकिन मैं ठीक हूँ। तुम तो बस 2 कदम दौड़े और दवा मांगने लगे। तुम्हें और ट्रेनिंग करनी चाहिए। आयुर ने सूरमास को गुस्से से घूरा। आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, सूरमास चुप कर। आर्यन ने पूछा, उसे स्वर्गीय नियति पिल क्यों चाहिए? आखिर माजरा क्या है? थलमेर का चेहरा ठंड की तरह पतला था। उसने कहा, मेरा शरीर खां खां तारानकन। बस कुछ शब्द कहने के बाद वह फिर से खांसने लगी और उसके मुंह के कोने से काला खून बहने लगा। स्थिति और खराब होती जा रही थी। थलमेर ने आयुर की ओर देखा। आयुर की आंखें उदास हो गईं। उसने एक दिशा की ओर देखते हुए कहा, मिस की शारीरिक बनावट बचपन से ही अलग है। उनकी नसें अवरुद्ध हैं और उनका रक्त प्रवाह सुचारू नहीं है। सूरमास हैरान हुआ और बोला, क्या ये वो जन्मजात कचरा शरीर नहीं है? आयुर ने सूरमास को घूरा और उसे जैसे गुस्से में पागल होने की नौबत आ गई। सूरमास ने तुरंत कहा, माफ करना, मेरा वो मतलब नहीं था। आयुर ने आगे कहा, उनकी साधना न कर पाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे जरूरी बात यह है कि मिस की जीवन शक्ति तेजी से कम हो रही है, जैसे कोई फूल जो जल्दी मुरझा जाए और सूख जाए। पहले दामूस शहर में जो पिल उसने तुम्हें दी थी वो उनकी स्वर्गीय नियति पिल थी। वो इस बार हमारी साथ लाए एकमात्र स्वर्गीय नियति पिल थी, लेकिन तुम्हारे लिए मिस ने। आयुर ने आर्यन को नफरत भरी नजरों से देखा। दामूस शहर का झटका और फिर 2 घंटे से ज्यादा की लंबी यात्रा में इसका शरीर इसे बिल्कुल सहन नहीं कर सका। रास्ते में उन्होंने मुझे तुम्हें रोकने नहीं दिया, डर था कि तुम खतरे में पड़ जाओगे। लेकिन अब, आयुर बोलते बोलते रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आर्यन का दिल सिकुड़ गया। जब उसने स्वर्गीय नियति पिल ली थी, उसकी काल ऊर्जा तुरंत चरम पर पहुंच गई थी, जिसके साथ एक तीव्र काल ऊर्जा शक्ति आई थी। बिना शक यह एक बहुत उच्च स्तरीय पिल थी। आर्यन को पिल्स की कुछ समझ थी। उसने धीरे से कहा, अगर उसने स्वर्गीय नियति पिल नहीं ली तो वो कितने समय तक टिक सकती है? अगर थलमेर की स्वर्गीय नियति पिल ना होती तो वे सब दामूस शहर में मर चुके होते। वो इतने लंबे समय तक टिक नहीं पाता कि स्वर्णपंख मछली को खींच निकालता। और सबसे जरूरी बात, थलमेर ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर आर्यन की मदद की थी। यही वो बात थी जिसके लिए आर्यन को सबसे ज्यादा अफसोस था। थलमेर ने आयुर की ओर हल्के से सिर हिलाया। आयुर ने कहा, 4 घंटे, बस 4 घंटे। आर्यन का दिल सिकुड़ गया। उसने तुरंत पूछा, क्या तुम स्वर्गीय नियति पिल का नुस्खा जानती हो? इसके लिए कौन सी जड़ी बूटियां चाहिए? आयुर ने कड़वाहट भरे लहजे में हंसी और बोली, जानती हूं तो क्या तुम पिल रिफाइन कर सकते हो? और अगर कर भी सकते हो तो क्या तुम्हें लगता है कि स्वर्गीय नियति पिल कोई सस्ती पिल है? क्या इसे कोई भी हकीम आसानी से बना सकता है? इसे छोड़ो, क्या तुम्हारे पास जरूरी जड़ी बूटियां हैं? क्या तुम्हारे पास हजारों क्रिस्टल्स की कीमत वाली नियति तृण जड़ी बूटी है? क्या तुम्हारे पास आसमानी दुर्वा फूल है? भाग्यलता है तुम्हारे पास? अगर नहीं है तो पिल रिफाइन करने की बात मत करो। क्या तुम्हें पता है कि ये जड़ी बूटियां कितनी कीमती हैं? क्या तुम्हें पता है कि एक स्वर्गीय नियति पिल से दामूस शहर जैसे 10 शहर खरीदे जा सकते हैं? जानते हो, तुम लोग कुछ नहीं जानते। स्वर्गीय नियति पिल की कीमत अनमोल थी। कम से कम वर्तमान आर्यन के लिए यह एक ऐसी चीज थी जो उसकी पहुंच से बाहर थी। उसने इन जड़ी बूटियों के नाम तक नहीं सुने थे, रिफाइन करने की बात तो दूर। और फिर डार्क वर्ल्ड में उसके पास कोई औषधि कौशल नहीं था। अगर उसे ये जड़ी बूटियां मिल भी जाती तो भी वो इन्हें रिफाइन नहीं कर पाता। आयुर के शब्दों से आर्यन का चेहरा थोड़ा बदल गया। वाकई उसे कुछ नहीं पता था और यह बात उसे और भी परेशान कर रही थी। उसके दिल में भारी बेचैनी थी। वह कुछ नहीं कर सकता था। थलमेर ने धीरे से आयुर के कपड़े खींचे खांसते हुए कहा, आयुर, यह मेरी नियति है और मेरा अपना फैसला भी। मैं किसी को दोष नहीं देती। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। वह मुस्कान असहायता से भरी थी। ये देखकर आर्यन का दिल और दुखने लगा। आयुर ने कहा, मिस, ऐसे समय में भी आप उसे बचा रही हैं। अगर उसने आपकी पिल नहीं खाई होती तो आपको ये सब नहीं झेलना पड़ता। मैंने पहले ही कहा था कि इन दोनों की परवाह मत करो। इन 2 गुलामों में ऐसा क्या है कि आपने इतना बलिदान कर दिया? ये तो बस 2 गुलाम हैं। सूरमास को यह बात चुभ गई और उसने तपाक से कहा, गुलाम होने में क्या बुराई है? क्या गुलाम इंसान नहीं होते? और हाँ, तुम मुझे गाली दे सकती हो लेकिन मेरे बॉस को नहीं। आयुर ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, गुलामों का इंसान होना तुम अच्छे से जानते हो। इस दुनिया में एक गुलाम की जिंदगी एक कीड़े से भी कम कीमती है। साफ साफ कहूं तो तुम्हारी जिंदगी एक कुत्ते से भी गई गुजरी है।
सूरमास तुरंत गुस्से में बोला, कुत्ते से गई गुजरी तुम्हारी जिंदगी है, भिड़ना है। आयुर भी गुस्से में आ गई और बोली, हाँ भिड़ते हैं, क्या मुझे तुम जैसे गुलाम से डर लगेगा। आयुर, सूरमास, आर्यन और थलमेर ने एक साथ चिल्लाया। दोनों चुप हो गए। आयुर ने थलमेर की ओर मुड़कर कहा, मिस चलो हम घर चलते हैं, मैं आपको किसी भी हाल में वापस ले जाऊंगी और जरूर वहां। थलमेर ने छटपटाते हुए सिर हिलाया और कहा, आयुर कोई फायदा नहीं, बहुत दूर है, कोई फायदा नहीं। आर्यन ने भी कहा, धवलकुल यहाँ से बहुत दूर है, 4 घंटे तक उड़ने पर भी तुम वहां नहीं पहुंच पाओगी और तुम्हारी हरकतों से उसका शरीर और तेजी से मुड़ जाएगा। आयुर रोते हुए बोली, मुझे परवाह नहीं कि कितनी दूर है, मुझे एक बार कोशिश तो करनी होगी। थलमेर की छटपटाहट को नजरअंदाज करते हुए उसने थलमेर को अपनी पीठ पर उठा लिया। आयुर की काल ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। अभी तक की दौड़ भाग में उसकी काल ऊर्जा जरा भी वापस नहीं भरी थी और वो खुद भी बहुत कमजोर थी। 2 कदम भी नहीं चली थी कि थलमेर की छटपटाहट के साथ दोनों जमीन पर गिर पड़े। आयुर ने तुरंत थलमेर को गले लगाया और बोली, मिस आप ठीक हैं, ये सब याशवी की गलती है, याशवी की गलती कि मैं आपका ख्याल नहीं रख सकी। थलमेर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, याशवी ये तुम्हारी गलती नहीं है, अब हम वापस नहीं जा सकते, मुझे उठाओ। आयुर भी एक लड़की थी और उसका असली नाम याशवी था। याशवी को जैसा कहा गया वैसा किया और थलमेर को उठाया। थलमेर ने आर्यन की ओर देखा, उसकी आवाज हल्की थी। उसने कहा, मेरा नाम लायबा है, मैं धवलकुल के एक एल्डर की बेटी हूँ। अभी धवलकुल को कुछ बहुत प्रतिभाशाली शिष्यों की जरूरत है, क्या तुम धवलकुल जा सकते हो। वह बहुत गंभीर थी, यही कारण था कि वह चुपके से पहाड़ से नीचे उतरी थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके पिता हर दिन चिंता में डूबे रहें। सूरमास हैरान हुआ और चुपके से जीभ चटकाए, हाय देवी, ये वाकई धवलकुल है, वो शक्तिशाली कुल जो लाख मील के दायरे में 18 शहरों पर राज करता है। आर्यन के भाव जरा भी नहीं बदले, उसे कोई हैरानी नहीं हुई। उसने उनकी पहचान का पहले ही अंदाजा लगा लिया था। लायबा को देखकर जब आर्यन चुप रहा, उसने फिर से पूछा, क्या तुम धवलकुल चल सकते हो। आयुर ने धीमी आवाज में कहा, मिस ये बस 2 गुलाम हैं, ये धवलकुल का रुख नहीं बदल सकते और इनकी पहचान के साथ इनके पास वहां की परीक्षा देने की योग्यता भी नहीं है। गुलाम एक नीच पहचान थी, कोई भी कुल उन्हें भर्ती नहीं करता, यहाँ तक कि परीक्षा देने की योग्यता भी नहीं थी। लायबा ने आर्यन को बहुत गंभीरता से देखा। उसे पता था कि अगर आर्यन तैयार हो जाए तो अपनी प्रतिभा के साथ वो परीक्षा जरूर पास कर लेगा। इस डार्क वर्ल्ड में आर्यन जो करना चाहता था वह था सब कुछ तबाह करना। वो डार्क वर्ल्ड को एक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल कर देवलोक में प्रवेश करना चाहता था। वो मुख्य नींव को उखाड़ फेंकना चाहता था। वो स्वर्ग को अपने पैरों तले रौंदना चाहता था। यही वो करना चाहता था। किसी कुल में शामिल होना उसने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था, लेकिन इस वक्त वो लायबा का कर्जदार था, उसकी जिंदगी का कर्जदार। आर्यन ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, मैं वादा करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। लायबा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा वादा ही काफी है, मेरी जिंदगी अब कोई मायने नहीं रखती। ही बाबा, मैंने आपके लिए एक सुपर जीनियस ढूंढ लिया, धवलकुल बच जाएगा। बाबा, अब आपको भौहें चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी आवाज धीमी होती जा रही थी। जैसे ही आर्यन ने हामी भरी वो मुस्कुराए। उसे नहीं पता था क्यों, वो बस आर्यन पर यकीन करती थी कि वो धवलकुल को मुश्किलों से निकाल सकता है। याशवी जोर से चिल्लाई, मिस मिस मिस। आर्यन ने भी एक कदम आगे बढ़ाया और देखा कि लायबा के चेहरे पर तेजी से झुर्रियां उभर रही थीं। उसका शरीर तेजी से बूढ़ा हो रहा था और वो बेहोश हो गई। उसके चेहरे का मुखौटा उतर गया और उसके काले बाल सफेद रेशम में बदल गए। बस आधे मिनट में वो एक बूढ़ी औरत में बदल गई थी, जैसे अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर हो। ये देखकर आर्यन का दिल कांप उठा। कोई रास्ता होगा, कोई रास्ता जरूर होगा, कोई रास्ता होगा। आर्यन घबरा गया था। ऐसा बहुत कम होता था कि वह इतना बेचैन हो। लायबा को इस हाल में देखकर वह सचमुच घबरा गया था। क्या करूं, क्या करूं? स्वर्गीय नियति पिल, स्वर्गीय नियति पिल। हाँ, मेरे पास शॉप सिस्टम है। आर्यन ने तुरंत शॉप सिस्टम खोला। जब उसने सिस्टम की सूची में स्वर्गीय नियति पिल देखी तो वह खुशी से उछल पड़ा, लेकिन जब उसने इसके लिए जरूरी अंक देखे तो उसका दिल डूब गया। ये सच था कि वो स्वर्गीय नियति पिल को रिफाइन नहीं कर सकता था और न ही उसके पास कोई जड़ी बूटी थी, लेकिन आर्यन के पास शॉप सिस्टम था। शॉप सिस्टम में सब कुछ था। स्वर्गीय नियति पिल की तो बात ही छोड़ो, अपग्रेडेड शॉप सिस्टम में पुनर्जीवित पिल्स तक खरीदी जा सकती थीं। अगर आपके पास पर्याप्त शॉप पॉइंट्स हों तो आप ओमनिवर्स अस्त्र तक खरीद सकते थे। उसी वक्त अचानक सिस्टम की सूचना की आवाज गूंजी, डिंग। बधाई हो आर्यन, आपने लायबा को बचाने का मिशन सक्रिय किया है। मिशन, लायबा को बचाएं और उसके शरीर से सभी बीमारियों के स्रोत को हटाएं। स्तर, आपातकालीन। समय, अज्ञात।
इनाम 10 लाख एक्सपी पॉइंट्स, 50,000 काल ऊर्जा पॉइंट्स, लेवल 3 औषधि कौशल। आपने अभी तक औषधि कौशल का अभ्यास नहीं किया। 2 विशेष वस्तु। अचानक एक एस रैंक मिशन सक्रिय हुआ। आर्यन थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने और कुछ नहीं सोचा। वो बस शॉप पॉइंट्स कमाना चाहता था ताकि स्वर्गीय नियति पिल को खरीद सके और लायबा की जिंदगी बचा सके। तुम लोग यहीं रुको, मैं बस कुछ देर में आ जाऊंगा, मेरा यहीं इंतजार करना, मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये कहकर आर्यन ने चिल्लाया, सूरमास, इन दोनों की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सूरमास के जवाब का इंतजार किए बिना आर्यन जंगल की ओर दौड़ पड़ा। अपग्रेडेड शॉप सिस्टम के साथ कोई भी मूल्यवान चीज शॉप पॉइंट से खरीदी जा सकती थी। जितनी बेहतर चीज उतने ज्यादा पॉइंट्स। स्वर्गीय नियति पिल के लिए आर्यन को कुल 1,60,000 शॉप पॉइंट्स चाहिए थे। आर्यन ने पिछले कुछ दिनों में मिली सभी चीजें जैसे खूनी गरुड़ पंजा और वज्र मुट्ठी तकनीक को पॉइंट्स के बदले बेच दिया था। उसने केवल 300 पॉइंट्स कमाए थे, जो 1,60,000 पॉइंट से कोसों दूर थे। लेकिन जब तक हिम्मत हो, कामयाबी जरूर मिलती है। अमर मूल्य, मेरे पास अमर मूल्य है। केवल कुछ बीस्ट को मारकर मैं लेवल 2 के अमर मूल्य को सक्रिय कर सकता हूँ। तब शायद किसी वस्तु से 1,60,000 पॉइंट्स मिल जाएं। हाँ, जरूर जरूर, आर्यन ने खुद से बुदबुदाया। लायबा को पलक झपकते बूढ़ा होते देख उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठ रहा था। एक लड़की ने उसके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। क्या ऐसी लड़की को बचाना चाहिए? आर्यन को उसे बचाना ही था। चाहे जो कीमत चुकानी पड़े, वह उसे बचाएगा। दूसरी ओर दामूश शहर में सुबह हो चुकी थी और शहर के लगभग सभी कुलीन परिवार और योद्धा शहरपाल के महल के हॉल में जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे, कांप रहे थे। उनके सामने लगभग 20 साल के 4 युवा लड़के थे, लेकिन दामूश शहर के योद्धा उन्हें देखकर भूतों से भी ज्यादा डर रहे थे, क्योंकि वे धवलकुल के मान्य शिष्यों की वर्दी पहने हुए थे। उनका रुतबा अनमोल था। दामूश शहर में वे आसमान थे। उनमें से एक ने, जिसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी, ने मेज पर रखे टोकन को देखा और ठंडे लहजे में बोला, ये टोकन कहाँ से आया? एक बूढ़े आदमी ने सावधानी से कहा, इसे एक अधेड़ उम्र के आदमी ने निकाला था। शहरपाल ने कहा था कि ये टोकन नकली है, इसलिए हमने। एक साया उतरा। एक हथेली का हमला उस बूढ़े के सिर पर पड़ा और एक खतरनाक शक्ति उसके सिर के ऊपर से घुस गई। 3 सेकंड से भी कम समय में वो बूढ़ा खून का गड्ढा बन गया। दूसरा लड़का, जिसका कद ऊंचा और शरीर मांसल था, ने दहाड़ा, कमीने, तूने इस टोकन को नकली कहा। ये तेरी आखिरी गलती थी। सबके दिल डूब गए। वे और भी नीचे सिर झुका बैठे, सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। बड़े भाई, क्या ये कोई अधेड़ आदमी हो सकता है? ये तो साफ साफ मिस लायबा का टोकन है। हाँ, ये क्या माजरा है? मुझे लगता है मिस लायबा ने भेष बदला होगा और ये कचरे लोग उनकी असल शक्ल भला क्या देख पाएंगे। चारों ने थोड़ी देर चर्चा की। फिर एक छोटे कद के लड़के ने कहा, बड़े भाई, हम सब मिस लायबा के शरीर के बारे में जानते हैं। हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा, अगर कुछ हो गया तो। वो आगे बोल नहीं सका। और फिर जब वे शहर में दाखिल हुए थे तो सामने का नज़ारा देखकर वे हैरान रह गए थे। जैसे कोई दिव्य युद्ध हुआ हो, वह नज़ारा दिल दहला देने वाला था। बर्फीली आंखों वाले लड़के की आंखें सख्त हो गईं और वह उदास लहजे में बोला, जिसने ये टोकन दिखाया था वो कहाँ गया? बोलो। वे एक गुलाम द्वारा बचाए गए थे। घुटनों पर बैठे लोगों में से किसी ने कहा, हद है, मिस लायबा का रुतबा कितना ऊंचा है। वो भला एक गुलाम के साथ कैसे हो सकती है? सच बोलो। वे वाकई एक गुलाम द्वारा बचाए गए और नागपुर पर्वत श्रृंखला की ओर भाग गए। हमें सचमुच नहीं पता कि वे अब कहाँ हैं। चारों महाराज, कृपया हमारी जान बख्शें। जब उन्होंने सिर उठाया तो चारों गायब हो चुके थे। उन्हें तुरंत लायबा को ढूंढना था। अगर कुछ हुआ तो वे इसकी कीमत नहीं चुका सकते थे। और फिर आर्यन, वो पर्वत श्रृंखला में जा घुसा। आर्यन ने अपनी टांगें झटकी और लगातार हमले किए, जिससे एक सितारा बीस्ट का शरीर फट गया। बीस्ट और मनुष्य, 2 जीव, 2 रास्ते पर मंजिल, एक शक्ति की सर्वोच्चता। डॉक वर्ल्ड में कोई भी बीस्ट कितना शक्तिशाली है, ये जानने के लिए किसी को उसका नाम पूछने की जरूरत नहीं थी। उसकी पीठ पर चमकता हुआ सितारा ही काफी था। हर बीस्ट का वर्गीकरण 1 से 9 सितारों में होता था। एक सितारा बीस्ट एक कंतारा स्तर के इंसानी योद्धा के बराबर शक्ति रखता था। 2 सितारा बीस्ट नीलतारा, 3 सितारा बीस्ट हंसतारा और ऐसे ही हर बढ़ता सितारा हर बढ़ते इंसानी योद्धा स्तर की शक्ति रखता था। डिंग, बधाई हो आर्यन, 1 सितारा बीस्ट को मारकर 340 एक्सपी पॉइंट्स, 20 काल ऊर्जा पॉइंट्स और 1 काल मूल्य प्राप्त किए। काफी नहीं है, ये बहुत कम है। आर्यन ने बीस्ट का सिर फाड़ दिया और उसके खून को अपने शरीर पर छिड़क लिया। वो खून की गंध का इस्तेमाल बीस्ट के होश उड़ाने और ज्यादा बीस्ट को आकर्षित करने के लिए कर रहा था। आर्यन बीस्ट को मारने में माहिर था। वो अच्छी तरह से जानता था कि क्या चीज बीस्ट को उत्तेजित कर सकती थी। ताज़ा खून से बेहतर और क्या हो सकता था। उसी पल घाटी की गहराई से एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई। जल्द ही घाटी में घने कदमों की आवाज और तेज हो गई। फिर पहाड़ी पर एक भेड़िया आकाश की ओर चीखा, स्वर्गीय भेड़िए। आर्यन का दिमाग डूब गया।
अगर पहले वो इन भेड़ियों के झुंड से मिलता तो वो सावधानी बरतता, लेकिन अब उसके पास समय नहीं था। उसके पास कुछ और सोचने का वक्त नहीं था। वो अमर मूल्य चाहता था। वो लेवल 2 के अमर मूल्य को सक्रिय करना चाहता था। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के आर्यन ने अपनी आभा छोड़ी और गर्जा, आओ जितने ज्यादा उतना बेहतर। एक पल बाद स्वर्गीय भेड़ियों की एक बड़ी लहर घाटी से बाहर निकली और पलक झपकते आर्यन को घेर लिया। लगभग 2 मीटर ऊंचे स्वर्गीय भेड़िए एक एक करके आर्यन को क्रूरता से घूर रहे थे। स्वर्गीय भेड़ियों का झुंड, यह एक बेहद जंगली अस्तित्व था। वे रणनीति जानते थे, हमला और रक्षा में व्यवस्थित थे और बहुत एकजुट थे। आर्यन ने धीरे से कहा, आओ। उसकी मुट्ठियां कसकर भींच गईं और भेड़ियों के हमला करने का इंतजार किए बिना वो पहले ही दौड़ पड़ा। अपने चारों ओर घने भेड़ियों के झुंड को देखकर उसने मन ही मन सोचा, इन भेड़ियों को मारने पर 1000 अमर मूल्य पूरे हो जाने चाहिए। आर्यन का खूनी दिल जाग उठा। वो आगे बढ़ा और एक स्वर्गीय भेड़िए की गर्दन पकड़कर दबा दी। उसी पल आसपास के सभी स्वर्गीय भेड़िए भी उस पर झपटे और तेज पंजों से उसकी पीठ पर गहरे घाव छोड़ दिए। ताज़ा खून उछलने लगा, लेकिन आर्यन ने भेड़िए पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी और पूरी ताकत से उसकी गर्दन दबाने लगा। भले ही वह खुद घायल हो जाए, लेकिन इसकी कीमत आर्यन दूसरों की जान लेकर चुकाता था। तुमने मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगाई, मैं तुम्हारे लिए 10 बार अपनी जान दांव पर लगा सकता हूँ। आर्यन ने जरा भी बचाव की कोशिश नहीं की। उसकी सारी ताकत हमले पर थी और उसका लड़ने का तरीका था क्रूरता की हद से मारना, एक को दबाकर उसे तब तक पीटना जब तक वह मर ना जाए। देखता हूँ कौन कमबख्त पहले हार मानता है। देखता हूँ कौन ज्यादा जंगली है। स्वर्गीय भेड़ियों का झुंड तो क्या हुआ, मैं तुमसे भी ज्यादा जंगली हूँ। आमतौर पर आर्यन पागलपन की हद तक नहीं जाता था, लेकिन जब वो पागल हो जाता तो खुद को इंसान नहीं समझता था। जिंदगी दांव पर लगाने का क्या मतलब। वह भेड़ियों के झुंड से भिड़ गया जो मरने को तैयार नहीं थे। एक के बाद एक भारी हमले और सिस्टम बार बार बज रहा था। डिंग, बधाई हो आर्यन, 1 सितारा स्वर्गीय भेड़िए को मारने पर 340 एक्सपी पॉइंट्स, 20 काल ऊर्जा पॉइंट्स और 1 काल मूल्य प्राप्त किए। बस कुछ और काल मूल्य, 1000 काल मूल्य, लेवल 2 काल मूल्य में लगभग पहुंच गया। आर्यन ने तेजी से गर्जना की और भी पागलपन से हमला करने लगा। भेड़ियों का झुंड भी पीछे नहीं हटा। आर्यन जितना पागल था वे उतने ही क्रूर थे। वे एक साथ लड़े और यहाँ तक कि एक दूसरे को भी काटने लगे। आर्यन अपनी जिंदगी से लड़ रहा था और खुद को बिल्कुल इंसान नहीं मान रहा था। जैसे कोई जंगली जीव बेकाबू हो गया हो। बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। आर्यन ने गर्जना की और उसने अपनी दाहिनी हथेली खोली। सृष्टिनाश दंड। सृष्टिनाश दंड ने हवा में लहराया और जोर से नीचे गिरा। स्वर्गीय भेड़ियों का एक समूह पल में कुचला गया। अब आर्यन के हाथों में सृष्टिनाश दंड जोर से हमला कर रहा था। इन 1 सितारा बीस्ट के खिलाफ सृष्टिनाश दंड बेहद तीक्ष्ण था और एक ही हमले में उनके शरीर फट जाते थे। लेकिन आर्यन की काल ऊर्जा बहुत तेजी से खर्च हो रही थी। आधे मिनट से भी कम वक्त में अभी अभी भेड़ियों को मारने से मिली सारी काल ऊर्जा फिर से खत्म हो गई। काल ऊर्जा पूरी तरह सूख गई थी और सृष्टिनाश दंड भी गायब होकर आर्यन की स्पेस रिंग में चला गया। कमबख्त, आर्यन ने चिल्लाया, अभी काल मूल्य पूरे नहीं हुए, ये अभी बहुत कम है। ये देखकर कि आर्यन के हाथों से सृष्टिनाश दंड गायब हो गया, भेड़िए फिर से क्रूरता से उस पर झपटे। आधा घंटा बीत गया, आर्यन अभी भी मार रहा था। 1 घंटा बीत गया और आर्यन अभी भी भेड़ियों को काट रहा था। 2 घंटे बाद आर्यन अभी भी पूरी ताकत से लड़ रहा था। लायबा के पास 4 घंटों का समय था, जिसमें से अब आधा समय बीत चुका था और आर्यन अभी तक 1000 काल मूल्य इकट्ठा नहीं कर पाया था। 20 से मिलने वाले काल मूल्य बहुत कम थे, बस 1 पॉइंट मिलता था। चाहे 20 कितना भी शक्तिशाली हो, केवल 1 पॉइंट ही मिलता था। बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। आर्यन ने अपने काल मूल्य को धीरे धीरे बढ़ते देखा। ये 1000 के और करीब हो रहे थे। वो लायबा के लिए और भी चिंतित हो गया और मन ही मन सोचा, तुम्हें टिकना होगा। 1 और घंटे से ज्यादा समय बीत गया। 4 घंटे की समय सीमा में अब आधे घंटे से भी कम समय बचा था, लेकिन वो अभी भी 1000 काल मूल्य से कुछ पॉइंट्स पीछे था। आर्यन पूरी तरह थक चुका था। यह असहनीय था। 3 घंटे से ज्यादा की लड़ाई के बाद उसके शरीर का हर हिस्सा घावों से भरा था। वह इतना थक गया था कि उसके शरीर में अब जरा भी ताकत नहीं बची थी। लेकिन आर्यन ने अभी भी हार नहीं मानी। यहाँ तक कि एक स्वर्गीय भेड़िए को पकड़कर वो पूरी ताकत से हमला करता रहा। उसे केंद्र में रखकर स्वर्गीय भेड़ियों की लाशों का ढेर लग गया था। आर्यन ने अपनी सारी ताकत लगाकर एक और स्वर्गीय भेड़िए की गर्दन तोड़ दी। डिंग, बधाई हो आर्यन, 1 सितारा स्वर्गीय भेड़िए को मारने पर 340 एक्सपी पॉइंट्स, 20 काल ऊर्जा पॉइंट्स और 1 काल मूल्य प्राप्त किए। 999 काल मूल्य। बस थोड़ा और, टिके रहो। आर्यन फिर से आगे बढ़ा। उसकी गति बेहद धीमी थी और वह लड़खड़ाता हुआ जैसे गिरने वाला था। थोड़ी दूर पहाड़ी पर एक छाया खड़ी थी जिसके माथे पर सफेद बालों की एक लट थी और उसकी आंखें हरी रोशनी से चमक रही थीं।
उसने अचानक आसमान की ओर गर्जना की और जैसे बादलों पर चल रहा हो उसकी गति बेहद तेज थी। दूर की पहाड़ी से आर्यन के सामने तक उसे 3 सेकंड से भी कम समय लगा। उसी वक्त आर्यन ने एक और स्वर्गीय भेड़िया मार डाला। 1000 काल मूल्य। आर्यन ने दिल में चिल्लाया, हाँ आखिरकार 1000 पॉइंट्स हो गए। उसी पल आर्यन का शरीर डूब गया और वह उछलकर हवा में उड़ गया। एक पेड़ से टकराने के बाद आर्यन ने एक मुट्ठी खून उगला। उसकी आंखें दूर खड़े भेड़ियों के सरदार को घूर रही थीं। यह एक भेड़िया किंग था। इसकी ताकत 2 सितारों की थी। इसका शरीर सामान्य स्वर्गीय भेड़िए से 2 गुना ऊंचा था। इसके शरीर की आभा फट रही थी और इसका कद बेहद विशाल था। ये आर्यन की ओर कदम कदम चलकर आ रहा था। इसकी आंखें खूनी इरादे से भरी थीं। आर्यन जमीन पर गिरा था, उसके मुंह से खून टपक रहा था। वो भेड़िए किंग को घूरते हुए क्रूरता से हंसा, सही समय पर आए, मैं तुम्हें किंग को काल मूल्य को सक्रिय करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। मुझे जरूर कुछ शानदार मिलेगा। भेड़िए किंग ने एक गहरी गुर्राहट निकाली। उसके अगले पंजे जमीन को खोद रहे थे और उसका शरीर हल्का सा आगे झुका था। अचानक भेड़िया किंग दौड़ा और एक गर्जना की। उसकी खतरनाक आभा ने एक जाल बनाया और आर्यन की ओर दबाव डाला। आर्यन ने नर्सिंग सीरम निकाला, 2 को मिलाओ और मेरे लिए सक्रिय करो। इसे वापस इस्तेमाल करने का वक्त अभी पूरा नहीं हुआ था। निर्देशों के अनुसार आर्यन अभी नर्सिंग सीरम का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन बचे 2 को 1 में मिलाकर समय को आधा किया जा सकता था। वो इसका बस 3 बार इस्तेमाल कर सकता था। चूंकि उसने इसे पहले भी 1 बार उपयोग कर लिया था, अब केवल 2 उपयोग बचे थे और उन्हीं 2 की कीमत पर उसने इसे 1 में बदला। आर्यन के पास भेड़िए किंग से निपटने की ताकत नहीं थी, ये उसकी एकमात्र शक्ति थी। हरा तरल पदार्थ उसके शरीर में इंजेक्ट हुआ और पलक झपकते ही उसकी कमीज फट गई। उसकी मांसपेशियां जैसे फटने को तैयार थीं और उसकी त्वचा भी नीली हो गई। नाजुक पल में जैसे ही भेड़िया किंग आगे बढ़ा, आर्यन भी आगे दौड़ा। उसकी मुट्ठियां स्टील की तरह थीं और उसने भेड़िए किंग के सिर पर जोरदार हमला किया। भेड़िए किंग की शक्ति चकनाचूर हो गई। उसका सिर फट गया और उसका दिमागी रस बाहर निकल आया। वह जमीन पर गिरा और एक धीमी सी चीख निकाली। आर्यन हवा में उछला, भारी हमले के साथ उतरा और भेड़िए किंग पर आखिरी वार किया। मर धम, जमीन धंस गई और एक खतरनाक शक्ति बाहर फूटी जिसने पूरी घाटी को हिला दिया। जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बन गया और गड्ढे के आसपास घनी दरारें फैल गईं। सिस्टम की बीप बजी। आर्यन की भौहें सिकुड़ गईं और उसने तुरंत कहा, लेवल 2 काल मूल्य सक्रिय करो। सिस्टम कुछ शानदार चीज देना। आर्यन ने दिल में प्रार्थना की। डिंग, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। बधाई हो आर्यन, 2 सितारा स्वर्गीय भेड़िए किंग को मारने पर 8000 एक्सपी पॉइंट, 700 काल ऊर्जा पॉइंट्स और 1 काल मूल्य प्राप्त किए। बधाई हो आर्यन, भेड़िया किंग पंजा प्राप्त हुआ। बधाई हो आर्यन, भेड़िया किंग लोहामुख का प्राप्त हुआ। बधाई हो आर्यन, स्वर्गीय भेड़िए किंग की ब्लड लाइन प्राप्त हुई। डिंग, बधाई हो आर्यन, आपने एक दूसरे लेवल का काल मूल्य सक्रिय किया और एक विशेष वस्तु प्राप्त की है। कृपया निम्न में से एक चुनें, नारंगी डिब्बा, मिथकीय डिब्बा, क्रम डिब्बा, अज्ञात डिब्बा। आर्यन ने बिना सोचे समझे कहा, मिथकीय डिब्बा खोलो। बधाई हो आर्यन, मिथकीय डिब्बा खोलने पर आपको अंताकांश तलवार प्राप्त हुई। मैं आर्यन तुरंत स्तब्ध रह गया। अंताकांश तलवार, ये चीज आर्यन ने अंताकांश तलवार के गुणों को जल्दी से देखा और उसकी आंखें जैसे हिल ही नहीं पा रही थी। लेवल 2 काल मूल्य वाकई जबरदस्त है, इतनी शक्तिशाली चीज दे सकता है। लेकिन आर्यन ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाए। जैसे ही अंताकांश तलवार मिली उसने तुरंत शॉप सिस्टम खोला और कहा, अंताकांश तलवार के बदले पॉइंट्स दो। सिस्टम सूचना, अंताकांश तलवार के लिए पॉइंट्स की पुष्टि करें। हाँ बिल्कुल। सिस्टम सूचना, कृपया सावधानी से विचार करें। मैंने सोच लिया, बस शॉप पॉइंट्स दो। सिस्टम सूचना, कृपया फिर से पुष्टि करें। अंताकांश तलवार के गुण इतने शानदार थे कि सिस्टम ने बार बार आर्यन को याद दिलाया कि वो इसे पॉइंट्स के लिए ना बदले, लेकिन आर्यन को बस स्वर्गीय नियति पिल हासिल करनी थी ताकि लायबा को बचाया जा सके। आर्यन ने गुस्से में कहा, सिस्टम तेरी माँ की, तू अच्छे से जानता है कि मेरा मन बिल्कुल नहीं बदलने वाला, फिर भी बार बार याद दिला रहा है। अब जल्दी से पॉइंट्स दे। बधाई हो आर्यन, अंताकांश तलवार के बदले आपको 10 करोड़ शॉप पॉइंट्स मिले हैं। उस पल आर्यन थोड़ा हक्का बक्का रह गया। इतने पॉइंट्स, ये पूरे 10 करोड़ पॉइंट्स थे। स्वर्गीय नियति पिल की कीमत केवल 1,60,000 पॉइंट्स थी। 10 करोड़ पॉइंट से कितनी पिल खरीदी जा सकती थी? आर्यन थोड़ा हिसाब नहीं लगा पा रहा था, लेकिन उस अंताकांश तलवार के स्तर को याद करते हुए आर्यन ने चुपके से जीभ चटकाई और बुदबुदाया, यह मेरी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। लेवल 2 अमर मूल्य तो बहुत खतरनाक है। ये पॉइंट्स की बहुतायत नहीं थी, बल्कि ये तलवार एक सुपर शानदार चीज थी। लेवल 2 अमर मूल्य वाकई असाधारण था। आर्यन ने मन ही मन सोचा, अगर लेवल 2 इतना खतरनाक है तो लेवल 3 कैसा होगा? कमबख्त, मेरा छोटा सा दिल इसे सह नहीं पाएगा। वो बेहद उत्तेजित था। उसी समय वह अपने मूल रूप में लौट आया। इसके बाद उसने सिस्टम खोला और एक स्वर्गीय नियति पिल खरीदी। फिर उसने और कुछ नहीं देखा और तेजी से वापस दौड़ा।
वह मन ही मन समय का हिसाब लगा रहा था और सोच रहा था तुम्हें टिकना होगा, तुम्हें टिकना होगा। समय लगभग खत्म हो रहा था। आर्यन को लायबा की मौजूदा हालत की बहुत चिंता थी। हालांकि इस समय उसका पूरा शरीर घायल था और वो थक चुका था। हर कदम के साथ उसके शरीर के घाव और खुल जाते थे। फटने वाला दर्द असहनीय था और ताज़ा खून बह रहा था, लेकिन वह नहीं रुका। जैसे उसे दर्द का एहसास ही ना हो, वह पूरी ताकत से दौड़ा। लायबा ने उसके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। आर्यन भी ऐसा ही कर सकता था। मेरे लिए रुको, तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। 10 मिनट बाद आर्यन ने दूर देखा। उसका दिल उत्साह से भर गया और हौंकते हुए बुदबुदाया, बस लगभग पहुंच गया, लगभग पहुंच गया। उसी पल एक हवा का झोंका आया। एक साया उतरा और आर्यन का रास्ता रोक लिया। उस शख्स की आंखें ठंडी थी, तिरस्कार से भरी हुई। उसके शरीर से निकलने वाली आभा फट पड़ी और एक अदृश्य खतरनाक शक्ति बाहर निकली जिसने आर्यन को सीधे उड़ा दिया। आर्यन ने आंखें उठाईं और चिल्लाया, हट जा। उस शख्स ने ठंडी हंसी हंसी आर्यन के सीने पर गुलाम का निशान देखा और तिरस्कार भरे लहजे में बोला, एक मामूली गुलाम, इतना घमंडी। ये कहते ही उस शख्स का साया गायब हो गया और एक खतरनाक शक्ति ने आर्यन के सीने पर वार किया। आर्यन ने एक मुट्ठी खून उगला। उसका शरीर उछलकर दूर जा गिरा और जमीन पर भारी टक्कर खाए। उसका सीना जैसे फटने वाला था और उसके अंदरूनी अंग पूरी तरह उथल पुथल में थे। ये बेहद असहज था। वो पहले से ही गंभीर रूप से घायल था और यह हथेली का हमला इतना शक्तिशाली था कि उसकी चोटें और गंभीर हो गईं। लेकिन वो तुरंत जमीन से उठा और रास्ता बदल कर चल दिया, उस लड़के को नजरअंदाज करते हुए। उसे ये भी नहीं सूझा कि यह शख्स कौन था, रास्ता क्यों रोक रहा था। उसके दिमाग में इस वक्त सिर्फ एक बात थी, वक्त खत्म हो रहा था। उसे जल्द से जल्द लायबा तक पिल पहुंचानी थी। उस शख्स के चेहरे पर तिरस्कार भरा ठहाका था। उसने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, एक भी वार नहीं झेल सका मिस लायबा को तुझ जैसे गुलाम में क्या दिख गया। कमीने, मुझे नहीं पता तू कौन है, तूने क्या चाल चली कि मिस लायबा को तुझ में कुछ दिख गया, पर मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ, उससे दूर रह वरना तू इस दुनिया से गायब हो जाएगा, समझा। उस शख्स की आंखों में तिरस्कार और तेज हो गया। आर्यन अचानक रुक गया और बोला, तो तू उसे जानता है? उसका समय लगभग खत्म हो रहा है। मैंने स्वर्गीय नियति पिल हासिल कर ली है, जल्दी मुझे जाने दे। अगर समय खत्म हो गया तो बहुत देर हो जाएगी। आर्यन सिर्फ इंसान को बचाने के बारे में सोच रहा था, बाकी सब के बारे में उसने नहीं सोचा। यहाँ तक कि सामने खड़े शख्स के तिरस्कार को भी वह गंभीरता से नहीं ले रहा था। स्वर्गीय नियति पिल, हा। उस लड़के ने जोर से हंसते हुए आर्यन को घूरा, तुझ जैसे गुलाम के पास स्वर्गीय नियति पिल। तुझे पता भी है कि स्वर्गीय नियति पिल क्या होती है? तुझे स्वर्गीय नियति पिल के बारे में कुछ भी पता है? अगर तू ना होता। ये कहते हुए उस लड़के की आंखों में अचानक गहरा खूनी इरादा उमड़ा। उसने आर्यन को उदास नजरों से घूरा और एक ताकतवर दबाव आर्यन पर पड़ा। आर्यन का चेतना सागर बेहद असहज हो गया। उसका दिमाग जैसे किसी विशाल पर्वत से कुचला जा रहा हो और उसका पूरा शरीर हिल नहीं पा रहा था। यह एहसास आर्यन को बेहद नापसंद था, लेकिन वो इस दबाव को तोड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि सामने खड़े शख्स की शक्तियां उससे कहीं ज्यादा थी और वो इसका बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता था। उस शख्स को ज्यादा परवाह नहीं थी। ये देखकर कि आर्यन पूरी ताकत से प्रतिरोध कर रहा था, उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन वह घुटनों पर नहीं बैठा, वह और भी नाराज हो गया। कुत्ते, देखता हूं तू कब तक टिकता है। उस शख्स ने अपनी सारी शक्तियां छोड़ दी और एक खतरनाक शक्ति आर्यन के चेतना सागर में घुस गई। चेतना सागर में उथल पुथल मच गई। उसका दिमाग अशांत था। आर्यन का शरीर पहले ही ढहने की कगार पर था। वह इस ताकतवर दबाव को बिल्कुल नहीं झेल सकता था और पलक झपकते जमीन पर कुचल दिया गया, पूरी तरह दब गया। वो बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। वो शख्स कदम कदम आगे बढ़ा और ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, प्रतिरोध करके दिखा, क्या तू मेरे दबाव का मुकाबला नहीं कर सकता? रोक के दिखा। आर्यन ने उस लड़के को घूरा। उसके दिल में गुस्सा उबल रहा था। उसने मुश्किल से कहा, इसका हिसाब मैं बाद में चुकता करूंगा, लेकिन अभी लायबा को बचाना सबसे जरूरी है। मेरे पास वाकई स्वर्गीय नियति पिल है, ये अलग मसला था। इंसान को बचाना पहली प्राथमिकता थी। बोलते हुए आर्यन ने अपनी स्पेस रिंग से स्वर्गीय नियति पिल निकाली। उस लड़के ने आर्यन के हाथ में स्वर्गीय नियति पिल को देखा और ठंडी हंसी हंसी। उसने उस पर पैर रखा और पिल को चूर चूर कर दिया। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुझे लगता है कि मैं तुझ पर यकीन करूंगा? नीच गुलाम, तुझ जैसे नीच के पास स्वर्गीय नियति पिल कैसे हो सकती है? तू क्या हैसियत रखता है? हाँ, उसने यकीन नहीं किया कि आर्यन के हाथ में जो पिल थी वह स्वर्गीय नियति पिल थी। इस तरह की पिल बहुत कीमती थी। अगर एक गुलाम इसे निकाल सकता था तो यह कोई सस्ती पिल होती। अपनी हथेली में कुचली गई पिल को देखकर आर्यन ने आह भरी। उस लड़के के चेहरे को देखकर अब आर्यन सचमुच उठकर उसे कुछ थप्पड़ मारना चाहता था, पर वह कुचला जा रहा था। यह उसे बेहद नापसंद था। फिर आर्यन ने हिलकर एक और स्वर्गीय नियति पिल खरीदी। उसने उसे निकाला और कहा, उसे बचाना ज्यादा जरूरी है। अगर और देर हुई तो वो बच नहीं पाएगी। वो लड़का हंसा, हा।
तेरे पास वाकई ढेर सारी स्वर्गीय नियति पिल हैं। बोलते हुए उस शख्स ने अपना पैर उठाया और आर्यन की हथेली पर जोर से कुचल दिया। तुझे लगता है तू कौन है? तू अपने को क्या समझता है? क्या तुझे लगता है कि तेरे जैसे शख्स के पास स्वर्गीय नियति पिल हो सकती है? तू स्वर्गीय नियति पिल का अपमान कर रहा है। अगर मिस लायबा ने मुझे तुझे मारने से मना ना किया होता तो तेरे पास 9 जन्म होते तब भी तू मर चुका होता। एक और स्वर्गीय नियति पिल कुचल दी गई। आर्यन के दिल में गुस्सा उबल रहा था, उसका सिर जैसे धुआं छोड़ने वाला था। वो बेहद नाराज था। उसने अभी अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी, वरना आर्यन वाकई उसे मार डालता। 2 स्वर्गीय नियति पिल 3,20,000 पॉइंट्स यूं ही चले गए। आर्यन ने अपने दांत इतने जोर से भींचे कि वे चटकने की आवाज करने लगे। वो लड़का ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, क्या मुझे मारना चाहता है? हा हा हा। बोलते हुए वो लड़का नीचे झुका और तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ आर्यन को घूरने लगा। क्या तुझे लगता है कि तू इसके लायक है? तू तो बस एक नीच गुलाम है। तिरस्कार भरी नजरें, हंसी उड़ाने वाली बातें, वो घमंडी और आत्ममुग्ध चेहरा जिसने आर्यन को बेहद नाराज कर दिया। अगर स्वर्णपंख मछली अभी भी यहाँ होती, अगर नरसिंह सीरम अभी बाकी होता, अगर आर्यन के पास अभी भी काल ऊर्जा होती और वो सृष्टिनाश दंड का इस्तेमाल कर पाता तो वो सामने खड़े इस लड़के को बिना हिचक मार डालता। वो वाकई नाराज था, बेहद नाराज। उस लड़के का श्रेष्ठता बोध आर्यन को नापसंद था और जो सबसे ज्यादा नाराज करने वाली बात थी, 2 स्वर्गीय नियति पिल यूं ही कुचल दी गईं। ये 3,20,000 पॉइंट्स की बर्बादी थी। यहाँ तक कि स्वर्ग का राजा भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। आर्यन की आंखें भी उदास हो गईं। उसने उस लड़के को एकटक घूरते हुए गंभीरता से कहा, अगर तुझमें हिम्मत है तो अभी मुझे मार डाल। अगर तू मुझे नहीं मार सका तो मैं भविष्य में तुझे जरूर मारूंगा। उसकी आंखें खूनी इरादे से भरी थीं और उसका लहजा घमंड से भरा था। वो लड़का ठंडी हंसी हंसा, हा हा हा। एक जोरदार ठहाका और उस लड़के की नजरें सख्त हो गईं और उसने आर्यन को घूरते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, तू एक नीच गुलाम है, मैं वो हस्ती हूँ जिसे तू छू भी नहीं सकता। मुझे मारना इस जन्म में तो सोच भी मत। और तुझ जैसे गुलाम HMPH तुझे मेरे हाथों मरने की योग्यता भी नहीं है, समझा? उस लड़के की आंखें तिरस्कार से भरी थीं। यहाँ तक कि अगर लायबा ने कुछ न कहा होता तब भी वो आर्यन को नहीं मारता, क्योंकि उसे एक गुलाम को मारना नीचा लगता था और उसे अपने हाथों मरने की योग्यता भी नहीं थी। आर्यन के होंठों के कोने मुड़े और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो बस इंतजार कर। उसी समय एक और लड़का बाहर निकला और बोला, बड़े भाई सब कुछ तैयार है। मिस लायबा ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी, हमें तुरंत वापस जाना होगा। वो लड़का खड़ा हुआ और उसका चेहरा सामान्य हो गया। ठीक है, मैं तुरंत चलता हूँ। दूसरे लड़के ने जमीन पर पड़े आर्यन को देखा और कहा, बड़े भाई ये। बर्फीली आंखों वाला लड़का बोला, बस एक कचरा गुलाम है। उसी पल आर्यन ने एक और स्वर्गीय नियति पिल को खरीदा, उसे निकाला और बोला, ये स्वर्गीय नियति पिल उसे बचा सकती है, ये मैंने उससे वादा किया था। उसी पल वह शख्स गुस्से से आग बबूला हो गया जैसे कोई क्रोधित शेर। उसके शरीर से एक गर्जना फूटी और एक अजीब से क्रूर जानवर की परछाई उसके शरीर के साथ मिल गई। आसपास का आयाम तुरंत सिकुड़ गया। शून्य में एक जोरदार विस्फोट हुआ। खतरनाक आभा हर दिशा से आर्यन पर उमड़ी और उसे दबाते हुए धीरे धीरे जमीन के नीचे धंसाने लगी। बर्फीली आंखों वाले लड़के की आंखें सख्त हो गईं और उसने कहा, अपनी अज्ञानता से मेरी हद को चुनौती मत दे। अगर तूने फिर से स्वर्गीय नियति पिल शब्द बोले तो मैं तुझे तुरंत टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये उसकी ब्लडलाइन की शक्ति थी जो बेहद खतरनाक और शक्तिशाली थी। यहाँ तक कि पास खड़ा दूसरा लड़का भी हैरान रह गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। आर्यन के हाथ में मौजूद स्वर्गीय नियति पिल भी जमीन पर गिर गई। ये बहुत असहज था, इस बार और भी ज्यादा असहज। इस बार आर्यन को और भी ज्यादा गुस्सा आया। उसकी शक्ति के पीछे हटने के साथ आर्यन का शरीर भारी पड़ाव के साथ जमीन पर उछला। उस लड़के की आंखों की मांसपेशियां हल्के से फड़की और उसने आर्यन को ठंडी नजरों से घूरते हुए कहा, मुझे फिर से दिखाई मत देना वरना तू जरूर मरेगा। फिर वो मुड़ा और तेजी से चला गया। दूसरा लड़का आर्यन के पास आया, जमीन पर पड़ी पिल को देखा और बोला, स्वर्गीय नियति पिल एक दिव्य स्तर की पिल है, यह अनमोल है। इस दुनिया में केवल बड़े भाई ही स्वर्गीय नियति पिल रिफाइन कर सकता है। तूने उनके सामने इसे निकाला, क्या तू मरने की तमन्ना रखता है? आर्यन ने मुश्किल से कहा, यह वाकई स्वर्गीय नियति पिल है। अगर तुम लायबा को बचाना चाहते हो तो इस पिल को अपने साथ ले जाओ। इसके अलावा आर्यन के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो लड़का हैरान रह गया। छोटे दूर से एक सख्त चीख आई। वो लड़का आधे सेकंड के लिए हिचकिचाया, मगर फिर उसने जमीन पर पड़ी स्वर्गीय नियति पिल उठाई और तेजी से पीछे दौड़ा। आर्यन का दिल हल्का हुआ। उसने एक भारी सांस छोड़ी और बोला, बस इंतजार कर, मैं एक दिन जरूर धवल को लाऊंगा और तुझे इसका 10 गुना लौटाऊंगा। उसके दिल में गुस्सा धधक रहा था। अपनी मुट्ठियां जोर से भींचते हुए आर्यन के दिल में बेहद नाराजगी थी। लेकिन अगर पिल ले ली गई थी तो आर्यन को यकीन था कि लायबा ठीक हो जाएगी। हालांकि स्वर्गीय नियति पिल केवल उसकी जिंदगी को लंबा कर सकती थी, उसे पूरी तरह ठीक नहीं कर सकती थी।
आर्यन का मिशन था कि वो उसके शरीर से बीमारी के स्रोत को हटाए। उसी समय पहाड़ी से कुछ रोशनी की किरणें निकली और आसमान में चली गईं। आर्यन के दिमाग में एक आवाज गूंजी, तुझे धवलकुल जरूर आना होगा। तूने मुझसे वादा किया था, तुझे जरूर आना होगा। आर्यन ने आसमान की ओर देखा और हल्के से कहा, मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अब वो गया तो क्या कर सकता था? वो उस लड़के का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता था। अगर वह गया तो भी वह उसे कुचल देता। अगर जाना है तो उसे ऐसी ताकत के साथ जाना होगा कि वो उसे जमीन पर कुचल दे और वो उठ ना पाए। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या